पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे हम और लास्ट क्लास में लोकसभा, राज्यसभा, एस्टीमेट समिति, कोपू और पीएसी यही बातचीत हुई थी। जल्दी से बताओ पेज नंबर क्या था ताकि एक आइडिया बने। 82। लास्ट क्लास में हमने टेबल पढ़ा था शायद, है ना? और इस टेबल में सबसे लंबे कार्यकाल वाले अध्यक्ष के बारे में बात हुई थी, बलराम जाखड़, जो हमने देखा था 7वीं 8वीं लोकसभा में अध्यक्ष रहे थे। यही लास्ट हुआ था ना? मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्षा बनने वाली पहली दलित महिला और प्रेजेंट के ओम बिरला। इतना हमने पढ़ लिया। क्या हमने लोकसभा की शक्तियां भी पढ़ी थी? नहीं। तुम्हें लोकसभा राज्यसभा सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब मुझे बताओ लोकसभा राज्यसभा का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट काम है कानून का। क्या हमने विधेयकों के बारे में बातचीत कर ली? आर्टिकल 107, 108, 109, 110 ये पता है हमें? वेरी गुड। दो तरह के विधेयक होते हैं, एक को आप कहते हैं साधारण और एक को आप कहते हैं धन। साधारण विधेयक आर्टिकल 107 और धन विधेयक आर्टिकल 110। साधारण विधेयक कहीं भी पेश कर सकते हैं, लेकिन धन विधेयक केवल लोकसभा में और सिर्फ मंत्री पेश करेगा। जिन विधेयकों को कोई सांसद पेश करता है उन्हें गैर सरकारी कहते हैं और जिनको कोई मंत्री पेश करता है उनको सरकारी विधेयक। किसी भी विधेयक को पास करने के लिए बहुत जरूरी है कि वो सरकार की परमिशन के साथ पास हो, क्योंकि अगर सरकार बहुमत में है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो गैर सरकारी पेश कर रहा है वो बहुमत में नहीं है, तो वो अकेला कानून नहीं बना सकता, उसको किसकी हामी चाहिए? इसलिए आप देखो 99.9 इनफैक्ट 100% जितने विधेयक होते हैं वो सब सरकारी ही होते हैं। गैर सरकारी लाए जा सकते हैं लेकिन वो पारित तब होंगे जब किसकी परमिशन मिल जाएगी? सरकारी की। क्या ये सब बातें हो गई हमारी? मैंने विधेयक बताया था 14 दिन रुक सकते हैं, 6 महीने। अगर लड़ाई करे संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा? लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर उसको बुलाएगा नहीं, अध्यक्षता करेगा। वो नहीं है तो उपाध्यक्ष, वो भी नहीं है तो एक नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है, अगर संयुक्त की बात करें। लेकिन अगर रोजमर्रा की बात करें तो लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष, नहीं है तो एक पैनल जिसमें 6 मेंबर होंगे और राष्ट्रपति बताएगा कौन चाहिए। हमने पढ़ लिया सब, ठीक है। चलो आगे पढ़ते चलते हैं, जो हमें मुश्किल लगेगा उसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी। पेज 82 पर देखो लोकसभा की शक्तियां। मैंने लोकसभा समझाया, ये सब बताया हुआ है, सिर्फ पढ़ो और अंडरलाइन करो, जो अलग से पॉइंट है उसको याद करेंगे। पहला है विधायी शक्तियां। बताओ कब कानून बनता है, किन 3 जगह से निकल के? अच्छा, लोकसभा राज्यसभा से निकलते टाइम क्या एक दिन की कहानी है, लंबा प्रोसेस है? हाँ, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले कहीं पेश होगा। कहाँ पेश होगा? कहीं भी। मान लो हमने यहाँ पेश किया, सबसे पहले इसके 3 वाचन होते हैं। सब समझने पे ध्यान रखना, ये वाचन समझ में नहीं आएंगे वरना। सबसे पहले ये पेश होगा और इसको हम कहते हैं ये प्रथम वाचन हो गया, फर्स्ट स्टेज। फिर सेकंड वाचन में इस पे बहस होगी और उस बहस के बाद इसको रोकेंगे, रुक जाओ। अब इस बहस के बाद इसको सौंप देंगे समितियों को। जो ये लोकसभा राज्यसभा है ना, इसकी बहुत सारी कमेटियां, इनफैक्ट इसके लगभग सारे लोग किसी न किसी कमेटी के मेंबर है। तो उस बहस के बाद इसको कमेटी के पास भेजा जाएगा, फिर कमेटी इस पे रिपोर्ट करेगी कि ये ठीक है गलत, फिर इस पे तीसरा वाचन होगा और फाइनली इन 3 वाचनों से अगर ये एक से पारित हो जाती है लोकसभा से तो ये दूसरे के पास जाएगी, फिर वहां इस तरह की बहस चलेगी, फिर ये जाएगी राष्ट्रपति के पास एक सिग्नेचर के लिए। यानी ये एक दिन की कहानी नहीं है, क्योंकि पेश होके, बहस होके, फिर कमेटी, फिर उसका प्रतिवेदन, फिर वाचन, तो ये 6 महीने, 8 महीने, साल, 10 साल भी लग जाते हैं कानून बनने में। आपका जो ये है ना क्या नाम है इसका, ओम्बड्समैन, जिसको आप क्या कहते हैं, लोकपाल, ये 1969 में पेश किया गया था और पास होते होते 2019 आ गया, तो 40-50 साल बीत गए। ऐसे ही फिर अगली कंडीशन राज्यसभा, फिर कौन साइन करेगा? राष्ट्रपति। तो एक लंबा प्रोसेस है, एक दिन की कहानी नहीं है। और इतना करके भी अगर राष्ट्रपति मना कर देगा तो फिर वापस इसके पास आएगा, फिर प्रोसेस पूरा, फिर सेकंड से पूरा, फिर राष्ट्रपति। और अगर मान लो सेकंड प्रोसेस में ये कुछ चेंज कर दे, वो चेंज किसको पसंद ना आए? राज्यसभा। तो उस कंडीशन में फिर क्या बुलाई जाएगी? बहुत
टफ होता है कानून बनाए। कोई बहुत हंसी मजाक नहीं कि आज सोच रहे हैं कल कानून लाने में ही टाइम बहुत लंबा निकल जाता है। देखो पॉइंट इसमें, विधायी शक्तियां, सरकार द्वारा साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इसको अंडरलाइन कर लो, सरकार द्वारा साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में, महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट लोकसभा में क्यों पेश किए जाते हैं? क्योंकि सरकार असली कहाँ बैठती है? लोकसभा। राज्यसभा तो दिखावटी सरकार है। नेक्स्ट पढ़ लो, यदि दोनों सदनों में किसी विधेयक के संबंध में मतभेद हो, अंडरलाइन करो मतभेद, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108, ये बहुत कीमती शब्द है, आगे भी टिक करना। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त बैठक में लोकसभा की स्थिति अपनी सदस्य संख्या के बल पर ज्यादा मजबूत होती है, क्योंकि इसके मेंबर कितने हैं? 543 और उसके 245। वो सारे भी उनकी बात माने तब भी नंबर 1 कौन रहेगी? लोकसभा। अगला पॉइंट टिक करना, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यसभा अधिक से अधिक 6 महीने तक अपने पास रोक कर रख सकती है। फिर कह रहे हैं 6 महीने के बाद उसे राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है। ऐसा नहीं है। क्या करेंगे 6 महीने बाद? संयुक्त बैठक। इस लाइन को काट दो, ये लिखा मैंने कुछ और था, उसने टाइप गलत कर दिया। सेकेंड लाइन को बीच में से काट दो। 6 महीने के बाद उसे राज्यसभा द्वारा पारित नहीं माना जाता। यहाँ लिखो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। कितने महीने के अंदर? भाई 6 महीने तो काम करो, नहीं तो फिर संयुक्त बैठक। तो ऐसा नहीं कि पारित मान लेंगे। किस एक विधेयक को पारित मान लेते हैं? धन विधेयक को। वो कितने दिन रुकता है? 14 दिन। 6 महीने बाद थोड़ी पारित, फिर तो संयुक्त बैठक बैठेगी। पेज 83 पे आ जाओ, वित्तीय शक्तियां। बताओ कौन सा विधेयक वित्तीय शक्तियों में आएगा? धन विधेयक। कौन सा आर्टिकल है? 110। किसकी स्टैंप और साइन चलेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष के। अगर इसके स्टैंप और साइन है तो राज्यसभा देखते ही फाइल को अलर्ट हो गई, कितने दिन मिले मुझे? अगर मैंने पारित नहीं की तो वो ऑटोमेटिकली पारित, और किसके पास जाएगी? राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता, क्योंकि इसको पेश करने से पहले किसकी अनुमति ली गई? आपसे पूछ के पेश किया था, आप मना नहीं कर सकते। देखो इसमें वित्तीय शक्तियां, वित्त के संबंध में लोकसभा को सभी शक्तियां प्राप्त है। टिक कर लो, वित्त के संबंध में सब शक्तियां लोकसभा के हाथ में हैं। राज्यसभा को इस संबंध में बहुत कम शक्तियां प्राप्त हैं, कुछ कर ही नहीं सकती। बजट का सारा खेल है, बजट कहाँ पेश होता है? लोकसभा। राज्यसभा कुछ नहीं है इसके सामने। आगे देखें, अनुच्छेद 109 के अनुसार वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश, इसको अंडरलाइन कर लो। साधारण विधेयक आएगा तो क्या कहोगे? 107। कहाँ पेश हो सकता है? कहीं भी। लेकिन धन विधेयक 110 के तहत लोकसभा अध्यक्ष, और 109 में कह दिया केवल लोकसभा में, अंडरलाइन रखना। लोकसभा से पास होने के बाद वित्त विधेयक राज्यसभा को केवल सिफारिश के लिए भेजे जाते हैं। डबल टिक कर लो, सिफारिश। सिफारिश में मर्जी नहीं होती, तुम बता दोगे, मर्जी उसकी है जिसके पास ये पावर है। जिसकी स्वीकृति या अपनी सिफारिश करने के लिए राज्यसभा को 14 दिन दिए जाते हैं। टिक कर लो, राज्यसभा को 14 दिन। यदि राज्यसभा 14 दिनों तक विधेयक को अपनी सिफारिश के साथ वापस नहीं भेजती तो विधेयक को पारित मान लिया जाता है। क्या साधारण में ऐसा है? कितने महीने रुके? 6 महीने। और 6 महीने बाद संयुक्त बैठक, यहाँ 14 दिन बाद पारित, उसको पूछेंगे भी नहीं। कार्यपालिका पर नियंत्रण शक्ति, क्या कार्यपालिका को रोक, कार्यपालिका मतलब कौन? सरकार। क्या सरकार पे रोक लगाई जा सकती है? किसकी जिम्मेदारी है ये? विपक्ष की। अब मुझे बताओ विपक्ष कौन होता है जो कितनी सीटें ले जाए? 1/10। आपके देश में कोई विपक्ष है ही नहीं, लेकिन फिर भी तो सरकार को रोकना पड़ेगा। तो क्या लेके आए इसके लिए? काम रोको प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ये इस तरह के प्रस्ताव हैं जो कहाँ लाए जाते हैं? लोकसभा। उसमें मंत्रियों का ध्यान अट्रैक्ट करते हैं कि देखो जी आप क्या कर रहे हो, देश की जनता बड़ी दुखी है। तो इस तरह के सरकार के ऊपर एक तरह से लगाम कसने का काम कौन करता है? पर क्योंकि विपक्ष कमजोर है तो आप देखो आपके देश में इस दौर में कितने सारे सार्वजनिक उपक्रम बेच दिए गए। 243 प्लस उपक्रम थे आपके पास, जो धीरे धीरे बिकते बिकते रोज संख्या घटती जा रही है, और कोई कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकता, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का अधिकार विपक्ष के पास है। जनता जाके थोड़ी पूछेगी जी रेल क्यों बेच दी, ये जिम्मेदारी विपक्ष की थी। ये जो कोपू है ना, क्या है कोपू? कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग,
पब्लिक अंडरटेकिंग हम सबके फायदे के लिए थी, उसमें नौकरियां निकलती थी, लोगों को आरक्षण मिलता था, SC ST को लगभग आगे आने का मौका। ये सब धीरे धीरे करके सरकार इसलिए बेचने में इसके लिए पॉसिबल रहा क्योंकि आपके देश में इस टाइम पे विपक्ष नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। सरकार ही नीति बनाती है, सरकार ही नियम बनाती है, सरकार ही कानून बनाती है। लोकसभा में इनका बहुमत आसानी से पारित हुआ, राज्यसभा में इनका बहुमत आसानी से पारित, राष्ट्रपति इनकी पार्टी का साइन हो गए और तुरंत से क्या बन गया? कानून। इसलिए तो कानून जल्दी जल्दी बन रहे हैं इस सरकार में, क्योंकि क्या नहीं है? विपक्ष नहीं है। अब देखो, ये कह रहे हैं कार्यपालिका पर कैसे नियंत्रण रखे, इसको समझना पढ़ते हुए। केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, इसको टिक कर लो। सारा मंत्रिमंडल कहाँ जवाब देता है? लोकसभा। लोकसभा में आपके विपक्ष को कितनी सीटें मिली हुई हैं? 52, और सरकार को 353। तो सोचो 300 के बाद वाला डिजिट भी बराबरी का नहीं है, तो इसलिए वो मर्जी चला सकती है। नेक्स्ट देखना, यदि मंत्रिमंडल, अंडरलाइन करो, लोकसभा का विश्वास खो देता है तो उसे सामूहिक रूप से इस्तीफा देना पड़ेगा। कैसे अविश्वास प्रस्ताव से कभी हटी है तुम्हारी सरकार? एक आदमी था, क्या नाम था उसका? VP सिंह, अविश्वास से हटाया था 1991 में। आगे टिक करना, राज्यसभा में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता। क्यों? वहां क्यों नहीं लाया जाता? क्योंकि जनता के आदमी लोकसभा में है, राज्यसभा तो इनडायरेक्ट है, वो तो हमने भेजी ही नहीं। कार्यपालिका पर लोकसभा निम्नलिखित रूप से नियंत्रण करती है। पहला, अविश्वास प्रस्ताव लाकर, यहां लिख लो VP सिंह की सरकार गिरी थी, फिर तुम्हें याद रहेगा। VP सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, उसकी सरकार गिरी थी अविश्वास प्रस्ताव से। ये केवल कहाँ लाया जाता है? केवल लोकसभा में। नेक्स्ट पढ़ना, मंत्रियों से उसके विभागों के बारे में प्रश्न पूछकर। कौन पूछेगा प्रश्न? विपक्ष पूछेगा अगर वो ताकतवर है। नेक्स्ट, स्थगन प्रस्ताव, काम को रोकने के लिए स्थगन प्रस्ताव। विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से मंत्रालयों के कामकाज पर टीका टिप्पणी करना, उनकी आलोचना करना अगर वो गलत करते हैं। अब जैसे इतनी चीजें बिछती जा रही है ना, इन सबको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से सरकार को धोया जा सकता था लोकसभा में, लेकिन कोई देखो आवाज भी नहीं उठाता, कुछ भी करो कोई बोलने वाला नहीं है। किसानों के लिए इस टाइम पे कहीं भी अगर विपक्ष मजबूत हो ना, तो वो ऐसा स्टैंड ले ले कि देश में क्रांति की लहर फैल जाए, लेकिन आपके देश में कोई बोलता ही नहीं। 4 महीने, 6 महीने, साल, 10 साल पड़े रहो, किसी को फर्क ही नहीं है। जैसे मैं ये नहीं कह रही कि किसान गलत और सही, लेकिन कोई चीज गलत है तब भी तो बात करनी चाहिए ना लोकतंत्र में। ये क्या तरीका है कि कोई बात ही नहीं कर रहा। नेक्स्ट देखो, मंत्रियों द्वारा पेश विधेयकों को नामंजूर कर सकते हैं, सिर्फ पढ़ लो। बजट अस्वीकार कर सकते हैं। लोकसभा के सदस्य, इसको टिक कर लो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, तो लोकसभा के मेंबर्स ने तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनाए हैं। नेक्स्ट भी पढ़ लो, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, इसको अंडरलाइन करना, महाभियोग, इसको डिटेल में राष्ट्रपति में पढ़ेंगे, और लोकसभा राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। अगले पॉइंट की सेकेंड लाइन पीछे अंडरलाइन करना, वो काम की है। जब राज्यसभा उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित करे तो लोकसभा की उस पर स्वीकृति आवश्यक है। क्या ये पॉइंट मैंने बताया था? हामी जरूरी है। क्यों इससे पूछा? क्योंकि बनाते टाइम ये भी आया था कि भाई अब ये काम नहीं कर रहा, इसको हटा दें। हमारा 2/3 कह रहा है हटा दो, किसका? राज्यसभा। लोकसभा की हामी, यहाँ लिख लो, लिखो राज्यसभा का 2/3 या विशेष बहुमत, लोकसभा की केवल हामी। राज्यसभा का विशेष बहुमत, लोकसभा की केवल हामी। चलो अगली हेडिंग है लोकसभा की विशेष शक्तियां। तुम्हें क्या विशेष लगा इतने दिन से पढ़ते पढ़ते? लोकसभा में सबसे बड़ी ताकत क्या है? पहली चीज धन विधेयक, और धन से जुड़ा है बजट, और बजट है सारे साल का खर्चा, तो वो सारी पावर किसके हाथ में है? लोकसभा। पहला पॉइंट पढ़ो, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनका प्रयोग केवल लोकसभा ही कर सकती है। अंडरलाइन करो, केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं और वो उसे संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। राज्यसभा सिर्फ क्या देगी? सलाह, वो भी अगर मन मर्जी तो मांगी हुई सलाह को मान लेंगे, नहीं तो हटा देंगे। किसकी मर्जी चलेगी फाइनल? लोकसभा की। अगला पॉइंट टिक करना, मंत्री परिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। अतः राज्यसभा सरकार की आलोचना तो कर सकती है पर उसे हटा नहीं सकती। तो कौन हटा सकती है? लोकसभा। कौन सा प्रस्ताव ले आए? अविश्वास। कौन हटा है? VP सिंह। नेक्स्ट भी टिक करना,
ऐसा इसलिए है कि राज्यसभा को जनता नहीं बल्कि विधायक चुनते हैं। अतः संविधान ने राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां नहीं दी। इसको टिक कर लो, राज्यसभा को शक्तियां कम दी हैं, बस 2 पावर उसके पास फालतू हैं, एक आईएएस आईपीएस वाली और एक राज्य सूची का विषय केंद्र वाली, बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट पढ़ लो। इस तर्क के अनुसार जनता के द्वारा प्रत्यक्ष विधि से निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास ही सरकार को हटाने और पैसे पर नियंत्रण रखने की शक्ति होनी चाहिए। तो जनता ने अपने देश की पावर किसके हाथ में दे रखी है? लोकसभा। तो पैसे की पावर कौन यूज करेगी? लोकसभा। सरकार को हटाया भी कहां से जा सकता है? लोकसभा। नेक्स्ट सिर्फ पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त सामान्य और संवैधानिक विधेयकों को पारित करना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति को हटाने के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान, लेकिन उपराष्ट्रपति में राज्यसभा की चाहिए 2/3 और लोकसभा की हामी, क्योंकि वो उनके यहाँ काम नहीं करता। अगले पेज पर आ जाओ। भारतीय संसद के काम और शक्तियां। सबसे बड़ा काम क्या है संसद का? सबसे बड़ा एक काम कानूनों का निर्माण करना। कानून बनाना एक दिन का काम है या लंबा प्रोसेस है? कितने वाचन होंगे? 3। क्या समितियां भी विचार विमर्श करती हैं, फिर वो रिपोर्ट देती हैं, फिर एक जगह से पारित होता है 3 वाचन में, फिर दूसरी जगह, फिर राष्ट्रपति, वही सारा है। देखो विधायी शक्तियां या कार्य। पहला पॉइंट पढ़ो। संसद पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए कानून बनाती है। सिर्फ पढ़ लो। संसद प्रायः कानूनों को स्वीकृति देने मात्र का काम करती है। तो जो पूरी संसद है ना, वही हाँ करती है, लेकिन ज्यादातर कानून बनते किसके अनुसार है? लोकसभा के मंत्रियों के अनुसार, क्योंकि मंत्रियों के पास पावर होती है। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना। संसद का प्रमुख कार्य, इसको अंडरलाइन कर लो और फिर पढ़ो। राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए फिर अंडरलाइन करो, कानूनों का निर्माण करना। तो संसद का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? कानूनों का निर्माण करना, यानी विधेयक लाए जाएंगे। अगला पॉइंट पढ़ेंगे। अनुच्छेद 245। संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसे किसी भाग के लिए उन विषयों पर कानून बना सकती है जो, अंडरलाइन करो, संघ सूची में शामिल हो। संसद राज्य सूची पे काम कर सकती है क्या? नहीं। मेन किस पे काम करेगी? संघ। लेकिन किसी किसी कंडीशन में संसद राज्य सूची पर भी काम कर सकती है। ऐसा तुम्हें कैसे पता? अगर राज्यसभा चाहे तो राज्य सूची के विषय को किसको सौंप सकती है? तो बन गई, वहीं पे बात आ जाएगी वो। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। संघ सूची के विषयों के अतिरिक्त, अंडरलाइन करो, संसद समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। 2 एग्जाम्पल दे दो समवर्ती के बेस्ट। शिक्षा और वन, दोनों पे चलते हैं ना, एग्जाम्पल लिख लो। हैं टोटल कितने विषय बताना है इसमें? 97, 100, 66, 61 और 47 और 52, ये याद रखने हैं हमें। ये टिक कर लो। समवर्ती सूची के पास 52 लिख लो। नेक्स्ट पढ़ना। संविधान ने अवशिष्ट विधायी शक्ति, अवशेष क्या होते हैं? बचे हुए। जैसे कंप्यूटर क्या नेहरू के टाइम में था? नहीं था। उन्होंने एक लिस्ट बना के छोड़ दिया, रेजिडुअल पावर। भाई टाइम बीतेगा, नई नई चीजें आएंगी, इसमें ऐड करना। वो पावर किसको पकड़ा दी? संसद को। वही पॉइंट है, बहुत काम का, अंडरलाइन कर लो। संविधान ने अवशिष्ट विधायी शक्तियों पर भी कानून बनाने की शक्ति संसद को प्रदान की। डबल टिक करना, अवशिष्ट और संसद। एग्जाम्पल लिखो, इंटरनेट, कंप्यूटर, ये रेजिडुअल पावर्स हैं। इसके इंग्लिश में देखो लिखा रेजिडुअल लेजिस्लेटिव पावर्स। जो क्या 1950 में थी ये शक्तियां? नहीं, ये बची हुई है, पता नहीं कब कब आती रहेंगी। हो सकता है 10 साल बाद कुछ नया आ जाए, फिर नई शक्तियां। कौन बनाएगा कानून? एग्जाम में आएगा केंद्र सरकार या संसद, तो क्या टिक करोगे? संसद। संसद ही केंद्र सरकार है या केंद्र सरकार छोटा हिस्सा है? हिस्सा है। बड़ा सर्कल संसद, उसका एक हिस्सा केंद्र सरकार। नेक्स्ट टिक करना। अनुच्छेद 3, 1, 2, 3, 4 किस भाग में है? 1 में। क्या था 1 में? भारत। 2 में क्या था? बाहर के। 3 में क्या था? अपने। इससे वही बता रहे हैं। अनुच्छेद 3 के अनुसार 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर, अंडरलाइन करना, नए राज्य का निर्माण करने, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति और कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। हम ये पहले भी पढ़ के आए हैं ना, सेम बात। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना। विधेयकों को तैयार करने का वास्तविक काम तो किसी मंत्री के निर्देशन में नौकरशाही करती है। क्या होती है नौकरशाही? इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं ब्यूरोक्रेट्स।
नाम देखो कैसा है, लग रहा है कोई नौकर होंगे। ये देश के सबसे इंटेलिजेंट क्रीम है दिमाग, जिसको आप कहते हैं आईएएस। ये तो नौकरशाही होती है, नौकरशाही, शब्द शाही मतलब राज महाराज टाइप के, लेकिन नाम के आगे नौकर, यानी ये सरकार से तो नीचे हैं लेकिन ये भी शाही हैं। ये आईएएस हैं जो सेक्रेटरी के रूप में, सचिव के रूप में, हर डिपार्टमेंट के मुखिया के रूप में काम करते हैं। हम बार बार ये बात करते हैं मंत्री पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। अनपढ़ अगर मंत्री है तो अनपढ़ को क्या पता कि रेल की कौन सी नीतियां अच्छी हैं, उसने तो पढ़ाई की ही नहीं। उसको ये भी नहीं पता कि सीएनजी ट्रेन कहाँ से कहाँ चली, ट्रेन कब आई, किसके टाइम में आई, कितने किलोमीटर का कितना सफर, कुछ नहीं पता। ये सारी बात किसको पता होगी? क्योंकि ये पढ़ा लिखा आदमी है, इसने बहुत टफ पेपर की तैयारी की, सालों साल, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सब चीजों की पकड़ है इसकी, साइंस मैथ्स की। ये इसको सुझाव देगा कि सर ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो ये तो बस एक नाम का बस ठप्पा लगाने वाला आदमी है, असली काम कौन करता है? लेकिन आपके देश में सचिव का कहीं नाम नहीं लेते, ना ये मंत्री मंडल का मेंबर, ना ये मंत्री परिषद का। असली काम करते हैं सेक्रेटरी। और सरकार कितनी चालाक है, जो बेस्ट आईएएस होते हैं ना, जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, उनको अपने सचिव बनाती है। यानी जो देश का क्रीम दिमाग है, देश में टोटल मिला के हर साल हार्डली 700-800 लोग हैं, पूरे देश के बेस्ट। 1000 से तो नीचे ही रखते हैं इनको हमेशा। अब पहले तो खैर 1200-1500 थे, अब तो घटाते जा रहे हैं, सरकार इनको भी घटा रही है। ये देश के सबसे बेस्ट दिमाग हैं, जो डॉक्टर्स थे, जो इंजीनियर्स थे, कोई आईआईटीएन, कोई एमबीबीएस। इन दिमागों का यूज करती है सरकार अपनी नीतियां डिजाइन करवाने में। और किस रूप में काम लेती है इनसे? सचिव। ये कुछ साल काम करते हैं जिलों के रूप में, फिर जब ये जिले में नामी गिरामी अच्छा काम करते हैं तो उनको उठा के सचिव। और इस तरह से सबसे बड़ी सरकारी नौकरी जो है वो प्रधान सचिव की होती है। उससे बड़ा आपके देश में कोई सरकारी नौकर नहीं है। और वो देश का बेस्ट आईएएस होता है जो सरकार की नजरों में रहता है। यहाँ बेस्ट का मतलब काम करने वाला बेस्ट नहीं, यहाँ बेस्ट का सरकार की चाटुकार, सरकार के अकॉर्डिंग काम करने वाले। और सरकार तो 2 नंबरी टाइप के लोगों को आगे बढ़ाती होगी। चलो देखें आगे। कुछ लोग अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं सब खराब हैं, पर कम है, वो अच्छे लोगों को कम ऊपर आने देते हैं। ये पढ़ो जरा आगे, विधायी शक्तियों में आगे अगला पॉइंट देखो। विधेयकों को तैयार करने का वास्तविक काम किसी मंत्री के निर्देशन में कौन करती है? नौकरशाही। टिक कर लो ये, विधेयक नौकरशाही। फिर पढ़ो, विधेयक का उद्देश्य और संसद में उसे प्रस्तुत करने का समय मंत्रिमंडल तय करता है। भाई मंडे को 3 बजे ये पेश करना है, ये मंत्रिमंडल बताएगा। नेक्स्ट टिक करना, कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक बिना मंत्रिमंडल की स्वीकृति के संसद में पेश नहीं किया जाता। क्या कोई सांसद विधेयक पेश कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? गैर सरकारी सांसद तो करेगा, लेकिन उसको अगर कानून बनवाना है तो किसकी मर्जी माननी पड़ेगी? सरकार। यानी सरकार चाहेगी तो नियम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये टिक कर लो, कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक बिना मंत्रिमंडल की स्वीकृति के संसद में पेश नहीं किया जाता। फिर पढ़ो आगे, संसद के निजी सदस्य भी कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, पर अंडरलाइन करना, बिना सरकार के समर्थन के ऐसे विधेयकों का पास होना संभव नहीं है। आप पार्टी का एक आदमी वो कहते मैं तो विधेयक लाऊंगा, ले आ विधेयक, लेकिन क्या वो कानून बनने देंगे? क्योंकि उसको परमिशन मिलेगी नहीं। अगर पेश भी कर देगा ना तो उसमें ना बहस होगी, ना उसके पक्ष में वोट पड़ेंगे, तो कैसे कानून बनेगा? ये लाइन देखो, बिना सरकार के समर्थन के विधेयकों का पास होना संभव नहीं है। यानी किसकी मर्जी से कानून बनता है? सरकार की मर्जी से। अगला पॉइंट देखो, 356 तुम्हें पता हो तो 352, 356, 360 आपातकाल के है, राज्य में गड़बड़ होने पर। पढ़ लो, 356 के अंतर्गत अंडरलाइन करना, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में संसद को उस राज्य के संदर्भ में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कारण से मान लीजिए हरियाणा में किसी कारण से लग जाए आपातकाल, ये क्या बोलते हैं इसको, राष्ट्रपति शासन। कौन सा? 356। तो हरियाणा में पुलिस की भर्ती करनी हो तो वो हरियाणा पुलिस की भर्ती, हरियाणा सरकार है ही नहीं, लेकिन जरूरी भर्ती करनी है। मान लो कि 2 महीने के अंदर कोई बड़ी दिक्कत आ रही है, भर्ती चाहिए हमें। उस कंडीशन में राज्य सूची का विषय होता है पुलिस प्रशासन। काम कौन करेगा? केंद्र। फिर देश में दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार किसी को यहाँ भेजेगी कि आप सारा काम कराओ। यानी राज्य सूची का विषय केंद्र के पास पहुंच जाएगा अगर क्या लगा हुआ हो? राष्ट्रपति शासन। वही पॉइंट है ये।
इसको दोबारा रीड करके देखो। 356 के अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में संसद को उस राज्य के संदर्भ में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? उस टाइम पे किसी भी राज्य की पुलिस की भर्ती कौन करेगी? केंद्र। संसद मतलब मेन केंद्र सरकार। नेक्स्ट टिक करना, अनुच्छेद 13 याद करो। 12 से 35 कहाँ थे? भाग 3 में अमेरिका मौलिक अधिकार। 12 में क्या था? 12 में राज्य की परिभाषा। 13 में क्या था? उस पर वाद कर सकते हैं ना, वही पॉइंट है। अनुच्छेद 13 में प्रावधान है, अंडरलाइन करना, संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो नागरिकों के मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता हो, और अगर बना दे तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट है। लिख लो यहाँ, वाद योग्य है। यही तो बात थी, वाद योग्य, डिबेट कर सकते हैं इस पर। नेक्स्ट अंडरलाइन करना, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की समीक्षा कर सकते हैं। क्या ये किसी कानून को रद्द भी कर सकते हैं? कौन सा अमेंडमेंट कर दिया था? 99वां। पूरी तरह से लिख लो यहाँ, 99th अमेंडमेंट। इनको क्या सूझी वो खत्म करने की? क्योंकि इनको कह दिया कि तुम्हारी भर्ती किससे करेंगे? तुम्हारी भर्ती के लिए हम एनजैक बनाएंगे, और एनजैक का अध्यक्ष कौन बनाएगा? प्रधानमंत्री। तो जैसे एसएससी से आप दुखी हैं, एचएसएससी से ना, ऐसे एनजैक से कौन दुखी हो जाते हैं? न्यायाधीश। कितने चालाक है, तुरंत बोले हटाओ इस ये एनजैक को, कोई एनजैक पेंजैक नहीं बनेगा। अपने लिए तो सारा अमेंडमेंट खत्म कर दिया। कौन सा अमेंडमेंट? 99वां। यानी ये चाहे तो सब कुछ ठीक कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। यहाँ लिख लो 99th अमेंडमेंट, पूरी तरह खत्म किया था। आज तक इकलौता है, बाकी कुछ नहीं किया, पूरा खत्म। नेक्स्ट भी टिक करना, संसद की सर्वोच्चता को भारत में मान्यता नहीं दी जा सकती। इस पॉइंट का क्या मतलब? मैंने बहुत पहले बताया था, आपके देश में दो चीजें हैं बराबरी पर। क्या क्या? न्यायपालिका और, हाँ, तो ये कह रहे हैं संसद की सर्वोच्चता को आप मान्यता नहीं दोगे। कौन सी दो चीजों को बराबरी दोगे? न्यायपालिका। लिख लो यहाँ, लिखो संसद इज इक्वल टू न्यायपालिका, या लिख लो व्यवस्थापिका इज इक्वल टू न्यायपालिका, या लिख लो कार्यपालिका इज इक्वल टू, जो तुम्हारा मन करे। संसद इज इक्वल टू न्यायपालिका। तो पूछे बताओ सर्वोच्च कौन? तो एक का नाम ले सकते हैं क्या? कोई भी नहीं। भारत में दोनों की सर्वोच्चता है। किस किस की? कार्यपालिका की और न्यायपालिका की। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, इसमें सीधे सेकंड पॉइंट पर आ जाओ। संविधान में मंत्री परिषद को, ये टिक कर लो, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाया गया। लोकसभा में क्यों उत्तरदायी हैं ये? हमने भेज रखे हैं। और सामूहिक क्यों है? परिवार में एक बच्चा गलती कर दे, मान लो गांव में किसी एक लड़के ने गांव के किसी दूसरे लड़के का सर फोड़ दिया, तो उसको थोड़ी पकड़ते हैं, सीधे क्या करते हैं? गांव वाले इकट्ठे हो, उसके पिताजी, उसके दादा, उसकी माँ, उन सबको पकड़ते हैं ना। ये क्यों करते हैं? वो क्या मानते हैं कि परवरिश तुम्हारे कारण है। यही हम मानते हैं कि हमने अगर बीजेपी को भेजा तो बीजेपी में सबकी जिम्मेदारी थी कि एक गलती करने वाले को क्यों उन्होंने रखा, यानी एक की गलती सबकी गलती। ऐसा ही घर में, ऐसा ही परिवार, ऐसा ही समाज, ऐसे ही देश में। ये टिक कर लो। तो संविधान में मंत्री परिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाया गया। मंत्री परिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे अगर, तो ये शक्ति किसके पास है? लोकसभा। और अविश्वास से अगर एक आदमी को हटाना पड़ा तो एक हटेगा या सारे हटेंगे? कौन सी सरकार हटी थी? वीपी सिंह की, उसके खिलाफ अविश्वास लाया गया था। अगला पॉइंट जो है पढ़ लो। संसद के दोनों सदन कार्यपालिका को निम्न तरीकों से नियंत्रित करते हैं। कार्यपालिका मतलब सरकार। संसद के दोनों सदनों में सदस्यों द्वारा, टिक करना, निंदा प्रस्ताव। किसकी निंदा करेंगे भाई? जो काम करेगा ना, निंदा उसकी होगी। तो किसकी निंदा होगी? सरकार की, कि तुम गलत कर रहे हो, टिक कर लो। स्थगन प्रस्ताव, किसी काम को बीच में रुकवाना। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, मंत्री महोदय ध्यान दो, तो ध्यानाकर्षण। सरकार की नीतियों की आलोचना की जा सकती है। ये आलोचना कहाँ करोगे तुम? कैसे करोगे? कौन करेगा? विपक्ष। हम आजकल ये सब चीजें कम क्यों यूज कर पा रहे हैं? तो उतना हक किसी का भी नहीं है बोलने का, इसलिए तो दिक्कत हो रही है। इसलिए सब चीजें किसके अकॉर्डिंग चल रही हैं? एक पार्टी के अकॉर्डिंग, वरना इतना तानाशाही ना होती। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लो। संसद के दोनों सदनों के सदस्य सरकारी नीतियों और विभिन्न विभागों के कामों के संबंध में, टिक करना, प्रश्नों और पूरक प्रश्नों के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं और सरकार की आलोचना कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं?
पर क्वेश्चन पूछने का आप जानते हो ना क्या करना है? पहले अध्यक्ष को बताओ, महासचिव तक पहुंचाओ, फिर वो लिखित, फिर वो आंकड़े, 10 दिन 15 दिन, इतने दिन कम से कम। चलो पेज 85 का वित्तीय कार्य, आज का लास्ट है ये, इसको पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। वित्तीय मतलब किससे जुड़ा? और पैसा आते ही तुम्हारे दिमाग में कौन सा विधेयक आएगा? कौन सी इंपॉर्टेंट चीज आएगी? बजट। सरकार बजट साल बीतने के बाद लाती है, पहले लाती है? इस साल जो बजट आया वो कब के लिए आया? 2021-22 के लिए। इस बजट में एक एग्जाम्पल से समझो सभी लोग। मान लो एक बहुत छोटा एग्जाम्पल, 1000 करोड़ रुपए हैं। इस 1000 करोड़, ये मैंने बहुत छोटा लिखा है, आपके यहाँ लाखों करोड़ रुपए होते हैं। इस 1000 करोड़ का बंटवारा कर देते हैं फरवरी में। कैसे? मान लो कह देते हैं 5 करोड़ जाएंगे शिक्षा पे, ठीक है, 15 करोड़ जाएंगे कृषि पे, ऐसे ही कह देंगे 20 करोड़ जाएंगे बिजली पे, फिर 5 करोड़ जाएंगे महिला और बाल विकास पे, ऐसे कर करके डिवीजन कर देते हैं। ये फरवरी में कर देते हैं। अब इन सब के ऊपर फिर कमेटी बनती है और सरकार अलग अलग कमेटियों से बातचीत करती है। भाई तुम देखो शिक्षा पे काम ठीक किया कि नहीं किया, इतने करोड़ में कितने कॉलेज बनेंगे, कितनी यूनिवर्सिटी, बच्चों की शिक्षा पे काम करेंगे या बड़ों की शिक्षा पे, तो हर किसी का बंटवारा कर देते हैं। ऐसे ही कृषि वाले को कहेंगे मछली पालन पे काम करें या खेती पे काम करें, किस तरह की कैश क्रॉप्स पे, यानी सब अपने अपने काम का जिम्मा ले लेते हैं। पहले इसको बनाता है एक आदमी, राष्ट्रपति की मर्जी होती है, इसमें प्रधानमंत्री की मर्जी होती है, पेश करता है वित्त मंत्री। और इन सब के बाद जब ये सब हो जाता है तो इस बजट को फिर लोकसभा से पारित करा के कहाँ भेज देते हैं? राज्यसभा। ये सबसे लंबा सत्र होता है। जब सत्र पढ़ेंगे तो आगे और डिटेल पढ़ेंगे। इसके बीच में ब्रेक आता है, एक और दूसरा, इसलिए इसको सैंडविच ब्रेक भी कहा जाता है। ये एक एग्जाम्पल है पैसा खर्च करने का मोटा मोटा तरीका। भाई शिक्षा पे 5 है, अब 4.8 भी तो लग सकते हैं, 20 लाख बच गए, या 5.3 भी लग सकते हैं। तो इन सब के लिए 3 तरह की कमेटी बनाई जाती है। इनमें से एक कमेटी का नाम है एस्टीमेट। क्या नाम है उसका? एस्टीमेट का मतलब क्या होता है? आकलन, अंदाजा। जैसे अपने घर में भी हमें शादी ब्याह में जाते हैं, भाई इतने रुपए खर्च होंगे इस शादी में, ऐसे आइडिया लगाते हैं ना। यही काम करते हैं, एक साल में देश में कितना पैसा खर्च होगा। एस्टीमेट कमेटी ये क्या करती है? एस्टिमेशन करती है कि भाई इतने इतने रुपए इस डिपार्टमेंट को मिलना ठीक है या नहीं ठीक है। एक दूसरी कमेटी का नाम है PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब जिसको जितने रुपए मिल गए वो रुपए वो खा भी तो जाता होगा, बहुत बार लोग खा जाते हैं पैसे, इनफैक्ट इंडिया में तो खा ही जाते हैं, लगाते कम है। उन पैसों का सही इस्तेमाल किया कि नहीं किया, इसके लिए एक बहुत बड़ा आदमी है जिसका नाम है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये हर एक को कहेगा दिखाओ जी कितने रुपए थे, आपको 5 करोड़ मिले, दिखा दो जरा वाउचर कागज, तुमने 5 करोड़ में 2 करोड़ 1 करोड़ 1.5 करोड़ कहाँ खर्च किया। अगर कैग को लगता है कि ये गलत खर्चा है तो रिपोर्ट में लिखेगा जी ये तो गलत खर्चा है, ये काम 50 लाख का था और 1 करोड़ खा गए। ये अपनी रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को क्या मतलब रिपोर्ट से? वो उठाएगा रिपोर्ट को और कहेगा भैया मैं इसको रखवाऊंगा संसद में, और संसद में इस पे काम कौन करेगी? पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये देखेगी कि सरकार के खर्चों को लेके जो रिपोर्ट किसने दी है। अगर कैग ने लिखा है कि सरकार गलत खर्च कर रही है तो ये फिर खड़ी होके कहेगी भाई सरकार क्या कर रही है। और एक खास बात, इसका जो अध्यक्ष होगा ना वो हमेशा विपक्ष का होगा, यानी अगर चाहे विपक्षी तो सरकार की कमियों को लाइमलाइट में ला सकते हैं। पर आपके देश की दिक्कत जानते हैं क्या है? उनको भी पता है कि तुम इस बार हमारी कमी ले आओ, अगली बार तुम्हारी सरकार हम तुम्हारी लाएंगे, क्योंकि तुम आज विपक्ष में हो कल हम बैठेंगे। ये तो दोनों को मिल बांट के खाना है, तुम भी चुप रहो हम भी चुप, ये साझे का काम होता है इनका। इन बातों को कितने लोग जानते हैं देश में? ना के बराबर। तुम हम 1% भी नहीं है जिनको ये पता है कि PAC अगर चाहे तो सही कर सकती है काम को, क्योंकि उसका लीडर कौन है? लेकिन आपके देश में विपक्ष भी कुछ नहीं बोलेगा, जब ताकत में होगा तब भी कुछ नहीं बोलेगा। कैग बेचारा चुपचाप रहेगा, सारी गलतियों को देखेगा, लिखेगा, लेकिन रिपोर्ट किसको देके आनी है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी तो कठपुतली है, उसको किसने बनाया? PM के खिलाफ अगर कुछ बोलेगा तो कितने दिन चलेगा, और अगर चलना है तो भैया चुपचाप रहो। ऐसे ही PAC कहने को तो बहुत तगड़ा काम कर सकती है पर करती नहीं है। इसके अलावा एक तीसरी कमेटी होती है कोपू, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। पब्लिक मतलब तुम मैं हम, हमारा पैसा इकट्ठा करके टैक्स का, और बड़ी बड़ी कंपनीज बना दी, ONGC, भेल, सेल, सुने हैं ना ये नाम।
एनटीपीसी, इन सब में अरबों रुपए खर्च हुए जो तुमने और मैंने, हम सब ने मिलकर टैक्स के फॉर्म में दिए। हमें कोई दिक्कत नहीं टैक्स देने से, हम दे देंगे टैक्स, लेकिन उन फर्म्स के 245 प्लस फर्म्स में कितने लाखों लोगों को रोजगार भी तो मिला। भाई हम तुम ही तो हैं, हमारे ही घरों में से लोग रोजगार भी लेते हैं, दिक्कत नहीं थी। वो कंपनी सही पैसा खर्च करती है कि नहीं करती, इसके लिए भी एक रिपोर्ट कैग ने बनाई थी। अगर मंत्रियों की रिपोर्ट कैग ने बनाई तो किसने देखी? और सरकारी कंपनियां घपले तो नहीं कर रही, ये रिपोर्ट किसने बनाई? कैग ने। किसको पकड़ा दी? कोपू। अब कोपू भी वैसा ही काम करती है जैसा पीएसी, तो ये दोनों दब्बू हैं, चुपचाप बैठी रहती हैं और गलतियों को जानबूझ के दफन करती रहती हैं। अगर ये ढंकी हो ना तो कोई सरकार 1 रुपया नहीं खा सकती, 1 रुपए का लेन देन इधर से उधर नहीं हो सकता अगर ये थोड़े ढंके हों। लेकिन आपके देश में सब कुछ दिखावटी है। विदेशी भी तो हैं, अपने राष्ट्रपतियों में महाभियोग लगा के बेइज्जती करके हटा देते हैं, और कोई नहीं ऐसे करता कि वहां आग लगा दी और ऐसा करा दिया। आप ये देखो अमेरिका के लोगों ने जो की गड़बड़, कितनी बड़ी बात बन गई ना, महाभियोग और ये सब। ये हमारे देश में क्या है, सब विपक्षी हैं आधे से ज्यादा, एक मंत्री नहीं है इन कमेटियों में। लेकिन ये कमेटी असली रिपोर्ट कभी सामने नहीं लाने वाली, क्योंकि फाइनली जाके सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे 1-1 साल के लिए बनती हैं। 5 साल बीजेपी वाले खा लो, 5 साल कांग्रेस खा लेगी, फिर 5 साल बीजेपी खा लो, फिर कांग्रेस, यही काम करते हैं ये। अगर ये अपनी पे आए ना तो ये हर एक रिपोर्ट को सबके सामने ले आए। और क्यों ना, हर एक आदमी ने जब टैक्स दे रखा है, तुम बिना कमाते भी तो जीएसटी दे के आए हो। तुम ये टूथपेस्ट जो यूज करते हो उस पर जीएसटी लगता है, तुम हर चीज पे जीएसटी देते हो बिना कमाते। तो क्या हमें ना पता हो कि पीएससी की रिपोर्ट में क्या आया या कोपू में क्या आया? कहने के नाम पे भारत सरकार राजपत्र निकालती है, अखबार में बहुत बार आते हैं, तुमने देखे भी होंगे, नहीं देखे किस दिन अब फिर निकलेगा, मैं क्लास में लाके अखबार दिखाऊंगी कैसा राजपत्र है। उसकी जबान आज तक मेरी समझ में नहीं आई। जैसे मैं तो फिर भी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं समझ सकती हूँ ना, ऐसी जबान लिखते हैं उसमें कि क्या मजाल जो कोई समझ जाए कि कितने रुपए का टेंडर गया, कितने में उठा। तो आम आदमी के लिए तो फालतू के ऐसे 6 पन्ने हैं, वो कभी नहीं पढ़ता। उस पर लिखा होता है भारत सरकार राजपत्र, जिसमें सरकार कहती है कि हम तो खुलेआम प्रदर्शन दिखाते हैं सबको कि हमने कितना पैसा खर्च किया, लेकिन उसका एक लाइन आज तक मेरी समझ में नहीं आई कि ये लिखा क्या है। उसको इतना टफ बना के प्रेजेंट किया कि कोई पढ़ ही नहीं सकता। ये 3 भी ऐसे ही काम करते हैं, यानी दिखावट सब चीजों की है कुछ नहीं। चलो लास्ट फटाफट से पढ़ लें इसको। वित्तीय कार्य, संघ का वित्त संसद के नियंत्रण में है। तो संघ का पैसा किसके हाथ में है? संसद। सारा पैसा किसके हाथ में है? ये पैसा किसका पैसा है? जनता का पैसा, ये संघ का नहीं, हमारा पैसा है। नेक्स्ट देखो, संसद की अनुमति के बिना, टिक कर लो, संसद की अनुमति के बिना कोई कर नहीं लगाया जा सकता। केंद्रीय बजट संसद के लोक सदन, कौन सा था लोक सदन? लोकसभा, अर्थात लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। सरकार की वित्तीय गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए संसद द्वारा निम्न स्थायी समितियों का गठन कर लिया। ये फाइनेंशियल कमिटीज हैं, पैसे की कमेटी, टिक कर लो। प्राक्कलन समिति, इसको क्या बोलते हो? एस्टिमेट कमेटी, इंग्लिश वाले में भी टिक कर लो, प्राक्कलन के ठीक सामने एस्टिमेट। फिर लिखा है लोक उपक्रम समिति, इसको बोलते हो कोपू। सामने देखो इंग्लिश में कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, CO छोटा, C बड़ा, P बड़ा, U बड़ा, लिख लो कोपू। और लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, PAC। इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे, पर कल लिखवाऊंगी इनके बारे में, क्या करती हैं, कितने मेंबर्स हैं।